हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे पीई रेशियो के बारे में। पीई रेशियो, सो पीई रेशियो क्या होता है? सिंपल टर्म्स में बात करें तो प्राइस ऑफ अ शेयर डिवाइड बाय अर्निंग ऑफ अ शेयर, जिसे हम पॉपुलरली अर्निंग पर शेयर भी बोलते हैं। तो सपोज कीजिए एक कंपनी ने लगभग 1,000 रुपए की अर्निंग की और एक साल में, और इसके जो टोटल शेयर्स हैं मार्केट में वो सपोज कीजिए 100 हैं। तो ये 1,000 रुपए की अर्निंग और 100 शेयर्स हैं, तो अर्निंग पर शेयर जो है वो 1,000 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। तो इसको ये आ जाता है ईपीएस जो है वो आ जाता है 10। प्राइस ऑफ अ शेयर की बात करें, अगर मान लीजिए उसी स्टॉक का, उसी कंपनी का जो शेयर मार्केट में प्राइस है वो है लगभग 200 रुपये। तो अगर जब हम ये 200 के फिगर को डिवाइड करेंगे 10 से, तो इसका पीई आता है 20 का। तो ये सीधा सीधा तरीका है, आप अर्निंग पर शेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं। बहुत सारी साइटें हैं जिन पे आपको मैट्रिक्स मिलते हैं, उनसे निकाल सकते हैं, और पीई रेशियो आप डायरेक्टली भी उन साइटों पर मिल जाता है। इसको समझने का एक और तरीका है, जैसे अभी हमने पर शेयर के टर्म्स में बात की, हम टोटालिटी में बात कर सकते हैं कि मेरा प्राइस यानी कि मार्केट कैप मतलब क्या होता है? एक एक प्राइस, एक शेयर का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ शेयर्स इन दैट स्टॉक एक्सचेंज, और डिवाइड बाय हम इसे करेंगे अर्निंग्स, एंड अर्निंग्स वुड बी द एंटायर अर्निंग ऑफ द कंपनी, दैट इज प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस ओनली। अगर अपने में हम मेरा टाटा केमिकल्स का वीडियो देखा होगा तो आपको आइडिया लगेगा कि प्रॉफिट ऑफ ऑपरेशंस एंड अदर सेगमेंट्स ऑफ प्रॉफिट क्या होते हैं। मतलब उसमें एक डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का एक्सेप्शनल गेन हुआ है था टाटा केमिकल्स में, तो वो क्यों इफेक्ट नहीं करता है, वो आपको क्लैरिटी उस वीडियो से मिल जाएगी। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा। मार्केट कैप डिवाइड बाय प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस एंड दैट इज आफ्टर टैक्स। Generally, this is used for calculating the PE ratio. तो अगर सपोज कीजिए एक कंपनी है जिसका टोटल मार्केट कैप 1,000 करोड़ का है और उसका प्रॉफिट ऑपरेशंस जो हैं वो 50 करोड़ के हैं आफ्टर टैक्स, तो इस कंपनी का जो पीई है वो आता है 20, which is similar. I mean, numbers can be different, but what I'm trying to explain is कि ये दो तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम देखते हैं कुछ निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज को, अलग अलग सेक्टर की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरी स्क्रीन पे मारुति सुजुकी का के डिटेल्स हैं, करंट प्राइस है उसका, लास्ट ओपन, लास्ट क्लोज, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, सब कुछ है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके पीई क्या है। इसकी पीई है 53.87, विच इज़ क्वाइट हाई। जो मैंने आपको नॉर्म्स बताए हैं कि आई लाइक कंपनीज जो जिनका पीई 20 के आसपास होता है और वो अच्छे रिटर्न्स दिखाते हैं साल दर साल, और उसके आसपास की पीई में दे आर वेरी अट्रैक्टिव। ये एक बहुत हाई पीई है, बट अगर आप इसके सेक्टर के इंडेक्स को देखते हैं, यानी कि जो बाकी कंपनीज लिस्टेड हैं निफ्टी ऑटो सेक्टर इंडेक्स में, इसमें जो बाकी कंपनीज हैं वो उनका पीई इससे भी ज़्यादा है, विच इज़ काइंड ऑफ गुड फॉर मारुति सुजुकी राइट नाउ। और इसके लिए थोड़ा सा बुलिश होना बनता है बेस्ड ऑन दी ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो अभी करंट सिचुएशन है, जो अभी इतनी बुलिशनेस है और इसके प्राइसेस जो ठीक ठाक बढ़े हैं, और ये काफ़ी कम बैक किया है फ्रॉम 4,000 टू 7,000 कोविड के बाद भी। एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो एक जनवरी एंड लास्ट ईयर जो एक गिरावट थी उसके बाद भी ये जितना रिकवर किया है, इसका रीज़न सिंपली यही है कि इन कंपैरिजन टू अदर स्टॉक्स लाइक टाटा मोटर्स, महिंद्रा, आयशर, ये एक अच्छे कॉम्पिटिटिव पी पे है, और इसके लिए थोड़ा बुलिश होना ठीक है। बट आई स्टिल डाउट व्हेन द इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर is going to change the entire automobile sector, and it's going to be a big boost for these stocks.
तो again I would not say anything like plus and minus. I would just try to explain कि यहाँ पे 142 के सेक्टर पीई है और इसका 53 का खुद का पीई है। अब हम बात करते हैं टीसीएस। अब ये एक आईटी का जाइंट है, इनफैक्ट इंडिया का सबसे बड़ा आईटी जाइंट है और इसके सेक्टर पीई है 24। और चूंकि टीसीएस के रिजल्ट्स वगैरह अच्छे हैं एंड टीसीएस इज लाइक द किंग ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया, एटलीस्ट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, तो इसका पी डेफिनेटली उससे थोड़ा ज़्यादा है। ये ऑलरेडी थोड़ा सा ज़्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू को अपने क्रॉस कर चुका है। इंट्रिंसिक वैल्यू पे मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या होता है। फिलहाल ये आप समझ लीजिए कि इसका पीई रेशियो 28 है, और ये अपने सेक्टर की बाकी कंपनी से ऑलरेडी थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस पे है। अब हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस, जो कि फाइनेंस के सेक्टर में इंडिया का काफ़ी बड़ा नाम है अलॉन्ग विद अदर बैंक्स। इसका पीई जो आप देख रहे हैं वो लगभग डबल है इन टर्म्स ऑफ द सेक्टर पीई। ये हमेशा ही ऐसे परफॉर्म करती है और बजाज फाइनेंस का ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा है, वो साल दर साल बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। सो उसका पीई हमेशा ऐसे हाई रहता है, और जब तक आपको लगेगा कि वो हाई है और नहीं अभी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं और वो फिर से मार्केट के एस्टिमेट्स को बीट कर जाते हैं और उसका पीई फिर गिर जाता है, और उसके बाद वो फिर से एक काइंड ऑफ ग्रो का चार्ट बनाती है और फिर से ग्रो करती है और फिर से वो अपना पीई को बाकी कंपनियों से अलग रखती है और काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता है उसका पीई। तो ये हो गई बात फाइनेंस के एक जाइंट की। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर गुड्स की, एफएमसीजी के जाइंट हिंदुस्तान यूनिलीवर की। सिमिलरली इसका भी ऐसा ही है, सेक्टर का पी काफ़ी हाई होता है जनरली। बाकी कंपनीज जो इस सेक्टर में हैं उनका पी 40 होता है, बट इसका 73 है। एंड देन अगेन दिस इज ऑल्सो द सेम रीज़न कि ये बाकी सबसे आउट परफॉर्म करता है और इसका पी जनरली हाई रहता है। हम बात करते हैं अब ओएनजीसी की, जो कि आपका पावर सेक्टर, पावर गैस और ऑयल सेक्टर का स्टॉक है और इसमें जनरली पीई काफ़ी लो रहता है। अम, ये आई थिंक सेक्टरल इंडेक्स निफ्टी 500 बोल रहे हैं, बट आई थिंक सेक्टरल इंडेक्स अगर आप ऑयल नेचुरल गैस कंपनीज की अगर बात करें, जैसे इंडियन ऑयल या गेल या और इस टाइप की कंपनीज की अगर से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे पीई जो है सेक्टर पीई वो काफ़ी कम होता है। एंड वो अराउंड 8 to 12 15 के आसपास होता है और ये अभी 12 पे है, जो कि मुझे एक अच्छी वैल्यूएशन पे लगता है। मेरे हिसाब से ये आने वाले टाइम में ऊपर जा सकता है, बट अगेन इसमें भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह काफ़ी इंटरफेरेंस है और इसके प्रॉफिट पे वो डेफिनेटली इम्पैक्ट कर रही है, एंड दैट्स वाई इट इज़ नॉट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन। सो अगले स्टॉक की बात करते हैं। ये एक एक एएमसी का स्टॉक है, एच डी एफ सी एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये वो कंपनी है जहाँ पे लोग म्यूचुअल फंड में अपने एसआईपीज वगैरह या लमसम अमाउंट्स जमा करते हैं और मार्केट के हिसाब से एक्टिव, हाइब्रिड एंड ऑल दोज काइंड ऑफ फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें स्टॉक बेस्ड फंड्स होते हैं, हाइब्रिड फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं, फॉरेन फंड्स होते हैं, बहुत तरह के फंड्स होते हैं और ये सारी एच डी एफ सी एएमसी जो है इनको चलाती है। इनके फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि आप फंड्स मैनेज करते हैं, आप जिस भी फंड में पैसे लगाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर है। इसको हालांकि एनएसई ने फाइनेंशियल सर्विसेज में रखा है, बट मैं इसको एक अलग सेक्टर मानना चाहूँगा, बिकॉज देर आर अदर प्लेयर्स एज वेल कमिंग अप इन दिस सेक्टर, like ICICI Prudential and I Kotak has and it's SBI as well, but I think not all of those are listed on stock exchange, so इसको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में ही रखा है अभी फिलहाल। बट इसका डेफिनेटली काफ़ी ओवर प्राइस्ड है ये मेरे हिसाब से 41। इसको मुझे याद है मैंने करीब 1900 के आसपास लिया था पिछले साल और इसको 3300 में मैंने सेल आउट किया था, जो ये मार्केट पीक के आसपास बना था आई थिंक लास्ट ईयर ही। और उसके बाद ये काफ़ी गिरा, उसके बाद कोविड आया एंड देन सबको पता ही है क्या हुआ।
सो अगेन मैं ओवरऑल बस ये बताना चाहता था कि हाउ पीई हेल्प्स मी डिसाइड when when is the good time to enter a market, and sometimes it works, sometimes it doesn't, because other factors as well, like PB ratio and liabilities and loans and management, and there are a lot of other things that also contribute into fundamental analysis, which we'll be covering in definitely in other videos. So till then, thank you, thanks for watching.